एपिसोड 64। निक के मुंह से खुद के लिए आफत सुनकर आदत की आंखें छोटी छोटी हो गई। उसने गुस्से से निक की तरफ देखते हुए कहा, तुम बदतमीज कहीं के, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। डिस्क्लेमर: यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। आदत की बात सुनकर निक ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो सच में एहसान फरामोश हो, एक बार भी थैंक यू नहीं कहा। मैं तुम्हें रोड से उठाकर अस्पताल लेकर आया और तुम उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रही हो। जो करना है करो, मैं तो चला, कहते हुए निक वहां से जाने लगा। निक वहां से बाहर निकलने ही वाला था कि आदत ने पीछे से उसे रोकते हुए कहा, सुनो। आदत की क्यूट सी आवाज़ सुनकर निक के फेस पर स्माइल आ गई। उसने बिना पीछे पलटे कहा, अगर और बेइज्जती करनी है तो मैं यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज मुझे अपनी बेइज्जती करवाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। निक बात सुनकर आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे सुनो तो। आदत ने काफ़ी क्यूट तरीके से कहा। उसकी बात सुनकर निक ने पलटकर आदत की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के आदत को देखने लगा। आदत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हमें हमारे घर छोड़ दो, हमारा मोबाइल भी हमारे पास नहीं है। आदत की बात सुनकर निक ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं क्यों तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ो, वैसे भी एक बार मदद करने का नतीजा देख चुका हूँ। लोग तो थैंक यू भी नहीं कहते, उल्टा लड़ाई करने लगते हैं और ऊपर से धमकी भी देते हैं। कहते हुए निक ने आदत की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर आदत ने कहा, अरे सच्ची में अब हम तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें हमारे घर छोड़ दो। क्या तुम एक प्यारी और मासूम सी लड़की को इस तरह से अस्पताल में अकेला छोड़ दोगे? कहते हुए आदत अपनी आंखों को टिमटिमाने लगी। आदत के चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर निक उसे मना नहीं कर पाया। कुछ देर बाद निक की गाड़ी में आदत पैसेंजर सीट पर बैठकर खिड़की के बाहर देख रही थी। वहीं निक ड्राइविंग करते हुए बार बार आदत के चेहरे को देख रहा था। उसने खुद से कहा, ये लड़की कितनी अमेजिंग और क्यूट है, काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। निक के दिमाग में चल रहे ख्यालों से अनजान आदत ने खिड़की के बाहर देखकर खुद से मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें जल्दी से जल्दी इंडिया जाना है, अपने घर, अपनी फैमिली के पास। हमें डैडी से बात करनी ही होगी, अब हम और यहाँ पर नहीं रहेंगे। सोचते हुए आदत मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद निक की गाड़ी आदत के घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही आदत ने पलटकर निक की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच भैया। आदत के मुंह से भैया सुनते ही निक, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, डोंट टी कॉल मी भैया, इफ़ यू वांट मैं तुम्हारा सया बना सकता हूँ। निक की बात सुनकर आदत ने दरवाजा खोलकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमने हमारे लिए सया पहले ही ढूंढ लिया है, इसलिए फिलहाल तो बस भैया की सीट खाली है। कहते हुए आदत हंसते हुए वहां से चली गई। वही आदत की बात सुनकर निक ने खुद से कहा, चल बेटा ने, यहाँ तो तेरा कुछ नहीं होने वाला, कोई और ही टाका भी डाले। कहते हुए वह भी वहां से चला गया। आदत सीधा लिविंग रूम में आ गई। उसके अंदर आते ही आयात, जो कि परेशानी से लगातार उसका नंबर डायल कर रही थी, उसने आदत की तरफ देखा और घबराते हुए कहा, तू कहाँ चली गई थी? कहते हुए आयात ने आकर आदत को गले से लगा लिया। आदत ने भी उसे गले से लगाते हुए कहा, दीदी हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम अस्पताल में थे, हम अभी अभी हॉस्पिटल से घर वापस आए हैं। आदत के मुंह से एक्सीडेंट सुनकर आयत की आंखें घबराहट से बड़ी हो गई। उसने कहा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं? आयत को इतना परेशान होते हुए देखकर आदत ने उसके हाथों को पकड़ लिया और सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, होने वाला था एक्सीडेंट, बस छोटी सी चोट लग गई, देखो पर अब हम ठीक हैं। आदत के काफ़ी समझाने के बाद फाइनली आयत शांत हो गई। कुछ देर बाद दोनों अपना डिनर करके कुछ देर तक गार्डन में घूमने के लिए चली गई और वापस अपने अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई। आदत ने बेड पर लेटते ही अपना मोबाइल निकाला और आदित्य का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ आदित्य, जो कि इस वक्त अपनी मीटिंग से कपूर मैंशन के लिए निकला हुआ था, मोबाइल की आवाज़ सुनकर उसने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उसे पर माय प्रिंसेस नाम शो हो रहा था, जिसे देखते ही उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने कॉल उठाते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा? आदित्य की आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ से आदत ने उदासी भरी आवाज़ में कहा, आपका बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके बच्चे को आप चाहिए। डैडी मैं इंडिया आना चाहती हूँ, प्लीज़ डैडी मना मत कीजिएगा, 5 साल से आपने मुझे इंडिया नहीं आने दिया, मुझे अब इंडिया आना है, अब मैं और यहाँ पर नहीं रहना चाहती। आदत ने बहुत ज़्यादा उदासी भरी आवाज़ में कहा। आदत की बात सुनकर आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने बॉडीगार्ड जतिन की बात याद आने लगी कि विशंभर लूथरा कोमा में चले गए हैं और उनके बचने के काफ़ी कम चांस है। वैसे तो आदित्य चाहता था कि वह ठीक हो जाए, पर एक बाप का सेल्फिश दिल कहीं ना कहीं ये सोचकर कि मिस्टर लूथरा के साथ यह सच हमेशा के लिए दब जाएगा कि एक्सीडेंट किसने किया था, कुछ भी था। आदित्य ने कुछ देर तक कुछ भी नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ आदत आदित्य के जवाब का इंतजार कर रही थी। जब आदित्य ने कुछ नहीं कहा तो आदत की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके रोने की आवाज़ सुनकर आदित्य, जो कि अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रहा था, उसने घबराते हुए कहा, प्रिंसेस डोंट क्राई, आप रो क्यों रही हो? आदित्य की बात सुनकर आदत ने रोते हुए कहा, आप इस बार भी मुझे आने के लिए मना करने वाले हो ना डैडी? क्या आप हमेशा मुझे खुद से दूर रखोगे? कहते हुए आदत फिर से सिसकने लगी।
अपनी जान से प्यारी बेटी की रोने की आवाज़ सुनकर आदित्य को अपने दिल में दर्द हो रहा था। वह कभी भी अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आदित्य ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, ठीक है, रोना बंद करो, आप इंडिया आ सकती हो। आदित्य ने इतना कहा ही था कि आदत, जो कि रो रही थी, अचानक से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अगले ही पल उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने कॉल पर चिल्लाते हुए कहा, डैडी आई लव यू, सच में मैं इंडिया आ सकती हूँ। आदत की खुशी भरी आवाज़ सुनकर आदित्य के फेस पर भी स्माइल आ गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदित्य ने खुद से कहा, मैं कब तक आपको सच्चाई से दूर रखेगा, अब जो होगा उसका सामना। आदित्य ने मन ही मन सोच और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब आप इंडिया आ सकती हो, पर अपने एग्जाम खत्म होने के बाद। आपके एग्जाम्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या आपने पढ़ाई कर ली? आदित्य का सवाल सुनकर आदत, जो कि मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसका चेहरा रोने जैसा हो गया, क्योंकि पढ़ाई के नाम पर तो उसने कुछ भी नहीं किया था। हर बार वह जैसे तैसे पास हो जाती थी। आदत को चुप देखकर आदित्य ने कहा, आदत मैंने कुछ पूछा है? आदित्य के सवाल को सुनकर आदित्य का, डैडी डोंट वरी, मैं पास हो जाऊंगी पक्का। आदत की बात सुनकर आदित्य ने हंसते हुए कहा, बच्चा आप स्टडीज़ पर फोकस क्यों नहीं करती? मैं आपको सिर्फ पास होने के लिए थोड़ी यूनिवर्सिटी में डाला था, आप अच्छे ग्रेड्स कभी नहीं लाती हो। आदित्य की बात सुनकर आदत अपनी मासूम सी आवाज़ में कहा, डैडी इसमें मॉम की गलती है, मॉम के जीन्स मेरे अंदर आ गए, इसलिए मैं थोड़ी सी मॉम की तरह बेवकूफ़ हूँ। आदत की बात सुनकर आदित्य जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये बात मैं आपकी मॉम को बताता हूँ। आदित्य की बात सुनकर आदत ने मासूम सी आवाज़ में कहा, डैडी मॉम मुझे कटी कर लेंगे, प्लीज़ मॉम को कुछ मत बताना, और अभी मैं रखती हूँ क्योंकि कल मुझे एग्जाम देने के लिए जाना है, बाय डैडी लव यू। आदत की बात सुनकर आदित्य ने कहा, लव यू टू मेरा बच्चा। आदित्य कॉल कट करने के बाद आदित्य ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, पता नहीं मैं आपको कब तक बचा पाऊंगा। आदित्य को पता था कि युवराज अपनी की जान लगाकर अपनी मॉम और डैडी के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। युवराज ने भी 5 साल में खुद को काफ़ी पावरफुल बना लिया था। हालांकि आदित्य अभी भी युवराज से ज़्यादा पावरफुल था, पर युवराज के अंदर नफरत की एक आग जल रही थी, जो कि आदित्य भी नहीं बुझा सकता था। कॉल कट करने के बाद आदत बेड पर कूदने लगी। उसने खुद से कहा, मतलब हम इतने दिन बाद वापस अपने घर, अपने इंडिया जाएंगे? कहते हुए आदत खुशी से कूद ही रही थी कि उसका मोबाइल फिर से बजने लगा। मोबाइल की आवाज़ सुनकर आदत नहीं देखा तो ये युवराज का कॉल था। युवराज का कॉल देखते ही आदत की आंखें फिर से तारों की तरह चमकने लगी। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हैंडसम डेविल। युवराज, जो कि इस वक्त एक बार में लगातार टेबल पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था और खुद को इस वक्त काफ़ी अकेला फील कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने आज ही उसे बताया था कि उसके दादाजी के बचने की उम्मीद काफ़ी कम है। आखिर में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद उसने आदत को कॉल किया था। आदत की खुशी भरी आवाज़ सुनकर युवराज ने नशे भरी आवाज़ में कहा, लिटिल रैबिट क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो? युवराज की ऐसी आवाज़ सुनकर आदत ने मुंह बनाते हुए कहा, हैंडसम डेविल क्या आपने ड्रिंक की है? आदत का सवाल सुनकर युवराज ने अपने हाथ में ड्रिंक के गिलास को पकड़कर दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ लिटिल रैबिट, मैंने ड्रिंक की है क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हें पता है ड्रिंक करने के बाद तकलीफ गायब हो जाती है और सिर्फ सुकून नसीब होता है। युवराज की बात सुनकर आदत ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, तो ठीक है कीजिए ड्रिंक, हमें आपसे बात ही नहीं करनी, अब हमें कॉल भी मत कीजिएगा, पक्की वाली कट्टी। कहते हुए आदत ने कॉल कट कर दिया। वहीं युवराज, जो कि ड्रिंक के गिलास को अपने एक हाथ में लेकर आदत से बात कर रहा था, जैसे ही उसे महसूस हुआ कि आदत में कॉल कट कर दिया है, उसने दर्द भरी हंसी के साथ कहा, तुम भी मुझसे दूर जाना चाहती हो? सबकी तरह मैं अकेला रह जाऊंगा इस दुनिया में, अकेला। कहते हुए वह मुस्कुराने लगा। कभी पीछे से कुंज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है तू? कुंज की आवाज़ सुनकर युवराज ने पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तू भी चला जा, जैसे सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। युवराज की बात सुनकर कुंज ने गुस्से से कहा, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, अगर तू कहेगी तो भी कहीं नहीं जाऊंगा, और कोई तुझे छोड़कर नहीं गया है, इसलिए अब ये शराबियों की तरह लगातार ड्रिंक करना बंद कर दे। ऑलरेडी तूने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है कि आप तुझे खुद नहीं पता कि तो क्या कर रहा है, चल चुपचाप मेरे साथ। कहते हुए कुंज युवराज को अपने साथ खींचता हुआ वहां से बाहर लेकर आ गया। युवराज ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से वह लगातार नशे में अपनी मॉम और डैड का नाम ले रहा था। कुंज को से लेकर जैसे तैसे लूथरा मैंशन पहुंच गया। उसने कुछ नौकरों की मदद से उसे उसके रूम में छोड़ दिया और खुद बाहर आकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। कुंज ने खुद से कहा, काश कोई ऐसी लड़की तेरी लाइफ में आ जाए जो तुझे तेरे इस दर्द से बाहर निकले। कहते हुए कुंज वहां से बाहर चला गया। युवराज अपने बेड पर लेटा हुआ था और सीलिंग को देख रहा था, तभी उसका मोबाइल, जो कि साइड में पड़ा हुआ था, फिर से बजने लगा। युवराज ने बिना देखे कॉल उठाते हुए कहा, हेलो युवराज, लूथरा स्पीकिंग। युवराज की आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ से आदत नहीं गुस्से से कहा, आप कितने बुरे हुए हैंडसम डेविल, अगर हमने गुस्से में कॉल कट कर दिया तो क्या आप हमें दोबारा कॉल नहीं कर सकते थे? आदत की आवाज़ सुनकर युवराज के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने नशे भरी आवाज़ में कहा, पर तुम गुस्सा क्यों हो लिटिल रैबिट? युवराज की आवाज़ सुनकर आदत ने गुस्से से कहा, हमने आपको कुछ बताने के लिए कॉल किया था और आप तो सिर्फ ड्रिंक कर रहे थे, आप बहुत बुरे हो, हमें आपसे बात भी नहीं करनी थी, पर फिर भी हमने आपको कॉल किया। युवराज बस अपनी नशे भारी आंखों से सीलिंग को देखते हुए आदत की बकवास सुन रहा था। तभी आदत ने गुस्से से कहा, कहीं आपका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं है ना, और आप दोनों ड्रिंक करते हुए रोमांस कर रहे थे? आदत ने अपने दिमाग में आए ख्याल को युवराज के सामने रख दिया। ये सब कुछ कहते हुए आदत की आवाज़ तेज हो गई थी।
आदत की बात सुनकर युवराज ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ तू ही है, तेरे अलावा किसी और को जिंदगी में लानी थी ना ख्वाहिश की है ना ही ज़रूरत महसूस हुई है, जो भी है सिर्फ तू ही है। युवराज नशे में लगाकर बोलता जा रहा था, वही आदत उसकी बातों को सुनकर अपने गुलाबी गालों को अपने हाथों से छुपाकर बैठी हुई थी। युवराज को चुप होता देखकर आदत ने कहा, क्या आप हमसे प्यार करते हैं? आदत का सवाल सुनकर युवराज ने अपनी आंखों को बंद किया। उसकी आंखों के सामने आदत का खूबसूरत ऐसा चेहरा घूमने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं पता मोहब्बत है या इश्क, बस इतना पता है कि जो है तू ही है। एपिसोड 65। आदत युवराज की बात सुनकर शर्म से लाल हो चुकी थी। उसके गुलाबी गाल इस वक्त और भी ज्यादा गुलाबी हो चुके थे। आदत ने कहा, हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं। कहते हुए आदत नहीं कॉल कट कर दिया। वहीं युवराज नशे की हालत में आदत की बातें और उसका खूबसूरत चेहरा याद करते करते ही कब नींद की आगोश में चला गया, उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। वही आदत अभी भी अपने मोबाइल को देखकर बस मुस्कुरा रही थी। उसने खुद से कहा, हम बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहे हैं हैंडसम डेविल, कहते हुए पर बेड पर लेट गई और युवराज को याद करते करते ही सुकून से नींद की आगोश में चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग कपूर मैंशन। आदित्य इस वक्त अपने स्टडी रूम में खिड़की के पास खड़ा होकर किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुमने डीएनए में रिपोर्ट्स दोबारा चेक किए हैं? आदित्य की बात सुनकर दूसरी तरफ से उसके आदमी ने कहा, सर हमने 3 बार डीएनए है टेस्ट किया है, रिजल्ट पॉजिटिव आया है, आपका शक बिल्कुल सही है। अपने आदमी की बातें सुनकर आदित्य ने कॉल कट करने से पहले गहरी संस्कार कहा, क्या उन लोगों को कुछ पता है? आदित्य के सवाल पर दूसरी तरफ से उसे आदमी ने कहा, सर जहां तक हमने पता लगाया है मिसेस ऋचा को त्रिशा मैडम के बारे में सब कुछ पता है, पर उन्होंने कभी भी उनकी मदद करने की, आप उनके लिए कुछ करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता कि इस वक्त वह कहाँ है। अपने आदमी की बात सुनकर आदित्य ने कहा, ठीक है पर उसे पर नज़र रखना। इतना कहकर आदित्य ने कॉल कट किया और अपने मोबाइल में एक तस्वीर को देखने लगा। उसने खुद से कहा, ना चाहते हुए भी अतीत से हमारा सामना कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हो ही जाता है। आदित्य ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके कानों में अयान की खुशी भरी आवाज़ सुनाई दी, डैड क्या आपने प्रिंस को इंडिया वापस आने की इजाज़त दे दी है? अयान की आवाज़ सुनकर आदित्य ने पलट कर देखा तो अयान इस वक्त दरवाजे पर खड़ा था। अयान ने जैसे ही आदित्य के सीरियस चेहरे को देखा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। अयान ने अंदर जाकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, आपको क्या हुआ है? आप इतने ज़्यादा सीरियस क्यों दिख रहे हैं? अयान के सवाल पर आदित्य ने मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं हुआ, क्या तुमने आदत को कॉल किया था? आदित्य की बात पर अयान ने कहा, वह सब ठीक है, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप परेशान क्यों हैं? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप नहीं कहा था ना कि अब हम दोनों फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं? वैसे तो अहान को भी आपने ये कहा था, पर वह एक नंबर का बेवकूफ़ है, इसलिए आप अपना कोई भी सीक्रेट उसे नहीं बता सकते हैं, इसलिए मुझे ही बता दीजिए। कहते हुए अयान मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखने लगा। अयान की बात पर आदित्य ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और अपने हाथ में पड़ा हुआ मोबाइल अयान के हाथ में देकर चुपचाप स्टडी रूम के सोफे पर जाकर बैठ गया। वहीं अयान आदित्य की तरफ देखने के बाद एक नज़र अपने हाथ में पड़े हुए मोबाइल की तरफ देखने लगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब इस मोबाइल में है। आदित्य की बात है सुनकर अयान ने आदित्य का मोबाइल खोलकर देखा, सामने जो कुछ भी था सब कुछ देखा करो। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। धीरे धीरे वह मोबाइल में किसी की इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगा। कुछ देर बाद अयान के मुंह से हैरानी से निकला, सोना मेरी सोना नाजायज़ है, कहते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। अयान की बात सुनकर और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों? उसकी सच्चाई जानकर अब तुम्हारे दिल में जो उसके लिए प्यार था वह कम हो गया? आदित्य की बात सुनकर अयान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मेरा प्यार किसी सच या झूठ का मोहताज नहीं है। अयान की बात सुनकर आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। वह भी जानता था कि उसके बेटे का प्यार इतना कमज़ोर नहीं जो एक छोटी सी सच्चाई से उसका प्यार खत्म हो जाएगा। अयान ने आदित्य के पास आकर उसके सामने बैठते हुए कहा, पर आपको ये सब कैसे पता? और ये तो वही है ना जिससे मॉम बहुत नफरत करती है। अयान की बात सुनकर आदित्य के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसे चाहत का ओवर प्रोटेक्टिव नेचर याद आने लगा। चाहत आज भी पहले की तरह ही थी। वह आदित्य के करीब खुद के अलावा किसी और लड़की को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। उसका ये मानना था कि उसके हैंडसम हबी को देखने का हक सिर्फ उसका ही है। आदित्य के फेस की स्माइल देखकर अयान ने कहा, आप मॉम के ख्यालों में बाद में खो जाना, पहले मुझे बताओ। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। अयान के सवाल पर आदित्य ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मॉम ऋचा से बहुत नफरत करती है, क्योंकि हमारी शादी के बाद भी ऋचा मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तुम्हारी मॉम और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। आदित्य की बात पर अयान ने एक साइड होते हुए कहा, और 100% मॉम ही जीतती होगी। अयान की बात पर आदित्य ने छोटी सी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी मॉम ने ऋचा का 2-3 बार सर फोड़ दिया था। आदित्य की बात सुनकर अयान हंसने लगा। तभी आदित्य ने सीरियस होते हुए कहा, अयान तुम्हें ये बात चाहत से छुपानी है कि त्रिशा ऋचा की नाजायज़ बेटी है? आदित्य की बात सुनकर अयान का चेहरा सीरियस हो गया। उसने आज तक चाहत से कभी कोई झूठ नहीं बोला था। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में चाहत ही थी। वह अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। अयान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चाहत त्रिशा को किसी भी तरह से ऋचा के साथ कंपेयर करे। जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी मैं खुद चाहत को सब कुछ सच बताऊंगा, पर तब तक तुम्हें चाहत से यह बात छुपानी है।
आदित्य की बात सुनकर अयान ने कुछ सोचते हुए कहा ठीक है, पर आपको मॉम को ये भी बताना होगा कि सच्चाई बताने से आप नहीं मुझे मना किया था। मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम मुझे गुस्सा हो जाए, मैं उनकी आंखों में खुद के लिए गुस्सा बिल्कुल नहीं देख सकता। अयान की बात सुनकर आदित्य ने उसे अपनी छोटी आंखों से देखते हुए कहा तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही अपने मॉम के भक्त बने हुए हो? मैं भी तुम्हारा फादर हूँ। आदित्य की बात सुनकर अयान ने आदित्य को गले से लगाते हुए कहा डैडी आई लव यू टू, बट मॉम न से इस माई फर्स्ट प्रायोरिटी, और मुझे ये भी पता है कि हम तीनों भाई बहनों में आपके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉम है। अयान की बात सुनकर आदित्य ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा बिकॉज तुम तीनों मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी चाहत की वजह से हो। मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करता हूं, पर तुम तीनों से 1000 गुना ज़्यादा प्यार मैं अपनी चाहत अपनी जान से करता हूं। आदित्य की बात में चाहत का जिक्र होते ही बेहद प्यार नजर आने लगा, जिसे महसूस करके अयान के फेस पर भी स्माइल आ गई। अयान ने आदित्य से दूर होकर सीरियस लहजे में कहा क्या आपको ये पता है कि त्रिशा के डैडी कौन है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उसकी मॉम के बारे में इन्फॉर्मेशन है। अयान के सवाल पर आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि त्रिशा ऋचा के वन नाइट स्टैंड का नतीजा है, जिस वजह से उसने त्रिशा को पैदा करके अनाथ आश्रम में फेंक दिया। इसलिए उसके फादर का पता लगाना तो मुश्किल है, पर मैं बहुत जल्दी उसका पता लगा लूंगा। पर यह बात त्रिशा को नहीं पता चलनी चाहिए कि वह एक नाजायज़ औलाद है, वरना उसे नाजुक सी बच्ची का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। आदित्य की बात सुनकर एयर ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर विश्वास भरी आवाज में कहा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए त्रिशा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे फिर मुझे उसके लिए उसके साथ कितने ही झूठ क्यों ना बोलने पड़े। जिस तरह से मॉम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी त्रिशा उसी तरह से ही इंपॉर्टेंट है। अयान की बात सुनकर आदित्य ने कहा ठीक है, अपने फर्स्ट के लिए चलो, वरना तुम्हारी मॉम हम दोनों को छोड़ेगी नहीं। आदित्य की बात सुनकर अयान ने मुस्कुराते हुए चलिए। कुछ ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अहान चुपचाप अपनी प्लेट में चम्मच घूमते हुए मासूम सा चेहरा बनकर कभी चाहत को देख रहा था तो कभी आदित्य को। उन सब का ध्यान आह्वान पर था, पर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ये देखकर आहान मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा कोई तो मुझे मासूम की तरफ देख लो। आहान की बात सुनकर आदित्य ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखते हैं कहा लगता है कि तुम्हें ज़्यादा दिन तक साउथ अफ्रीका के लिए जाना है। आदित्य की बात सुनकर आहान ने कहा डैड आप मेरे साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं? हमारी प्रिंसेस इतने साल बाद वापस इंडिया आ रही है और आप मुझे साउथ अफ्रीका भेजना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं हमारी प्रिंसेस के साथ टाइम स्पेंड करूं? आप बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ अयान और आदत दोनों से ही प्यार करते हैं। मैं तो जैसे मंदिर में पढ़ा मिला था ना आपको, कहते हुए आहान अपने झूठे आंसू साफ करने लगा। अहान की बात सुनकर और उसके रोने की आवाज़ सुनकर चाहत जो कि चुपचाप बैठी हुई थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखा और जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने वहां के पास आकर उसे गले से लगाते हुए कहा डोंट क्राई माय बेबी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। चाहत की बात है सुनते ही अहान और जोर जोर से रोने लगा। उसने उदासी भरी आवाज़ में कहा मोम पर डैडी तो आपकी बात ही नहीं सुनते, वह तो आपसे प्यार भी नहीं करते, फिर आप कैसे मुझे अपने पास रखोगी? आहान की बात सुनकर चाहत ने एटीट्यूड से कहा ऐसे कैसे, मेरी बात नहीं सुनेंगे और क्या वह मुझसे प्यार नहीं करते? रहते हुए चाहत ने आदित्य की तरफ देखा और उसे गुस्से से घूरने लगी। आदित्य ने खुद से कहा आहान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हर बार मेरे और मेरी बीवी के बीच में लड़ाई करते हो तुम। आदित्य आहान को गुस्से से देख रहा था, तभी चाहत ने कहा मेरे बच्चे को आंखें मत दिखाए और खबरदार जो मेरे बेबी को साउथ अफ्रीका भेजने की बात कही तो वह यही रहेगा, समझ आया आपको? कहते हुए चाहत अपने हाथों से आह्वान को खाना खिलाने लगी। वही आहान अयान और आदित्य को देखकर शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए चाहत के हाथों से खाना खा रहा था। आदित्य और अयान ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। अयान की मस्ती की वजह से ही वह लोग पिछले 5 सालों से आदत को ज़्यादा मिस नहीं करते थे, क्योंकि आदत की कमी आहान पूरी कर देता था। इस तरह से दिन बीत रहे थे और 1 महीना बीत चुका था। 1 महीने बाद आदत क्लासरूम से खुशी से नाचते कूदते हुए बाहर आएंगे, उसके हाथ में कुछ कोरे कागज थे। उसने वह हवा में उछलते हुए कहा एग्जाम खत्म हो गए, कहते हुए आदत झूमने लगी। जो भी उसे मिल रहा था आदत उसका हाथ खींचते हुए उसके साथ डांस कर रही थी। तभी पीछे से निधि और आयुष ने कहा आदत रुक जाओ। उन दोनों की आवाज़ सुनकर आदत ने पलटकर उन दोनों की तरफ देखा और दोनों का हाथ अपने एक एक हाथ से पकड़कर खींचते हुए नाचने लगी। आदत को इतना खुश देखकर आयुष और निधि भी उसके साथ डांस करने लगे। कुछ देर बाद निधि में जबरदस्ती आदत को रोकते हुए कहा अब तो रुक जा मेरी माँ, और बता तू इतनी ज़्यादा खुश क्यों है? क्या एग्जाम इतना अच्छा गया? निधि की बात सुनकर आदत ने डांस करते हुए कहा एग्जाम की किसको पड़ी है, पास हो जाऊंगी, मेरे लिए इतना काफ़ी है। आदत की बात सुनकर निधि अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर आदत को घूरने लगी, पर आदत तो आदत थी, उसे कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसने फिर से निधि का हाथ खींचते हुए डांस करना। आदत की बात सुनकर आयुष ने हंसते हुए कहा तो क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। आयुष की बात सुनकर आदत ने डांस करना बंद किया और आयुष के गाल पर किस करते हुए आयुष अब मैं फाइनली अपने घर अपने इंडिया जा सकती हूँ, डैडी ने मुझसे कहा था कि एग्जाम खत्म होने के बाद मैं इंडिया आ सकती हूँ हमेशा हमेशा के लिए, कहते हुए आदत फिर से झूमने लगी। वही आदत की बात सुनकर आयुष और नीति दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। आदत अपनी ही मस्ती में मगन थी, जिस वजह से वह उन दोनों के चेहरे की उदासी नहीं देख पाई। निधि ने आयुष की तरफ देखा तो आयुष ने आंखों से उसे शांत रहने के लिए कहा। निधि ने भी अपना सर हिला दिया और वह दोनों एक साथ जाकर आदत के गले से लग गए। आदत ने उन दोनों को खुद से दूर करते हुए कहा अरे बच्चे की जान लोगे क्या?
आदत की बात सुनकर निधि ने उसे गले से लगाकर इमोशनल होते हुए कहा तुमसे दूर चली जाएगी। निधि की आवाज़ सुनकर आदत ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा अरे तुम मेरे पास इंडिया आ जाना, एक काम करती हूँ मैं इंडिया में तुम्हारे लिए हैंडसम सा लड़का ढूंढती हूँ, फिर तुम उससे शादी कर लेना। आदत की बात सुनते कि आयुष की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसने चिल्लाते हुए कहा नहीं। एपिसोड 66। आयुष के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आदत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा अरे तुम क्यों उदास हो रहे हो, मैं तुम्हारे लिए भी ब्यूटीफुल लड़की ढूंढ लूंगी, तुम भी इंडिया में ही शादी करके सेटल हो जाना, फिर हम तीनों साथ में मस्ती करेंगे। आदत की बात सुनकर इस बार निधि ने चिल्लाते हुए कहा नहीं। उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर आदत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर निधि को देखते हुए कहा तुम क्यों चिल्ला रही हो। आदत का सवाल सुनकर निधि ने आयुष की तरफ देखा तो आयुष के चेहरे पर भी परेशानी नजर आ रही थी। उन्होंने अभी तक आदत को अपने रिलेशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन दोनों को चुप देखकर आदत ने कहा तुम टेंशन मत लो, हम सच में तुम दोनों के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर ढूंढ लेंगे। इतना कहकर आदत जाने ही वाली थी कि निधि ने कहा आदत हमें तुम्हें कुछ बताना है। निधि की आवाज़ सुनकर आदत है उसकी तरफ देखते हुए जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि घर जाकर हमें आराम करना है और नेक्स्ट मॉर्निंग ही हम इंडिया के लिए निकलने वाले हैं। आदत के जाने के बारे में सुनकर निधि की आंखों में हल्के आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाल कर आदत के पास आकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा हमने तुझे कुछ छुपाया है। कहते हुए निधि ने आयुष की तरफ देखा तो आयुष भी निधि के बगल में आकर खड़ा हो गया। आदत ने उन दोनों की तरफ देखते हुए तुम दोनों ने हमसे। आदत का सवाल सुनकर आयुष ने आदत का दूसरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा आदत एक्चुअली में और निधि पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में है और हमने यह बात तुमसे छुपी थी। आयुष के इतना कहते ही निधि और आयुष ने अपनी दोनों आंखों को मजबूती से बंद कर लिया क्योंकि उन्हें आदत के रिएक्शन को सोचकर डर लग रहा था। वहीं उनकी बात सुनकर आदत की आंखें छोटी छोटी हो गई। उसने अपना हाथ उन दोनों के हाथ से खींचते हुए कहा हमें पहले से पता था। आदत की आवाज़ कानों में पड़ते ही निधि और आयुष ने अपनी आंखें खोलकर हैरानी से आदत की तरफ देखा जो कि मुंह बनाकर उन दोनों को तरफ ही देख रही थी। निधि ने कहा तुझे कैसे पता, एटीट्यूड से कहाँ दिमाग है हमारे पास और हम बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए हमें पता चल गया, पर तुम दोनों ने यह बात हमसे इतने दक्ष भाई इसलिए हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम इंडिया जाने के बाद तुम दोनों को भूल जाएंगे, हम नए फ्रेंड्स बनेंगे। वैसे भी आदत बहुत क्यूट है, आदत के बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। कहते हुए आदत अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर दूसरी तरफ देखने लगी। आदत की बात सुनकर निधि और आयुष ने एक साथ उसे गले से लगाते हुए कहा सॉरी ना, माफ़ कर दे। उन दोनों की बात पर आदत ने कहा नहीं हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तुम दोनों ने हमसे 2 साल तक झूठ बोला ना, तो हम तुम दोनों से 2 साल तक बात नहीं करेंगे। आदत की बात सुनकर निधि की आंखों में हल्के आंसू आ गए। उसने गुस्से से आयुष की तरफ देखते हुए कहा ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम नहीं आदत को कुछ भी बताने से मना किया था। निधि की बात सुनकर आयुष ने कहा पर निधि में तो उसने इतना कहा ही था कि निधि ने गुस्से से कहा भाड़ में जो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कहते हुए निधि ने आदत से कहा आदत सॉरी ना, मैं सच में तुझे सब कुछ बताना चाहती थी पर इस आयुष के बच्चे ने मुझसे कहा कि फिलहाल तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों खुद ही हमारे रिलेशन को लेकर श्योर नहीं थे, हम बस एक दूसरे को डेट कर रहे थे, फीलिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं था। निधि की बात सुनकर आदत ने कहा फिर भी हमें तुमसे बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी, अब हमें जाने दो क्योंकि कल हमें इंडिया के लिए जाना है, उसके बाद तो हम तुम दोनों को कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हमें तुम्हें कुछ नहीं कहना और तुम लोगों को भी हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर आदत वहां से जाने लगी। तभी आयुष ने आदत के सामने आकर घुटनों के बल बैठते हुए कहा आदत सॉरी ना, उसने अपने दोनों कान भी पकड़ लिए थे। आदत ने आयुष की तरफ देखा, उसे हंसी तो आ रही थी पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा हमने कहा ना हम तुम दोनों को माफ़ नहीं करेंगे, तो फिर क्यों हमें परेशान कर रहे हो, हमें जाने दो ना। कहते हुए आदत फिर से वहां से जाने लगी तो पीछे से निधि ने अपने दोनों कान पकड़कर प्यारी सी वॉइस में कहा सॉरी ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। उन दोनों की आवाज़ सुनकर आदत ने पलटकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा ठीक है हम तुम दोनों को माफ़ कर देंगे पर उसके लिए तुम दोनों को हमारी बातें माननी होगी, हमारी कुछ शर्तें पूरी करनी होगी वरना हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। आदत की बात सुनकर निधि और आयुष ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ चिल्लाते हुए कहा तुम जो कहोगी हम करेंगे, बस हमें माफ़ कर दो। उन दोनों को चिल्लाते हुए देखकर आदत ने अपने दोनों हाथ कान पर रखते हुए कहा क्या तुम दोनों हमें बड़ा करना चाहते हो। कहते हुए आदत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उन दोनों को देखने लगी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत की बात सुनकर निधि ने उसके पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा अरे मेरी जान, हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करना चाहेंगे, अच्छा ये बताओ कि हमें माफ़ करने के बदले तुम्हें हमसे क्या करना है। निधि की बात सुनकर आदत ने कहा कल हम इंडिया जाने वाले हैं इसलिए हम आज पूरी रात तीनों मिलकर मस्ती करेंगे और हम जो कुछ भी खाएंगे सारे पैसे तुम दोनों चुकाओगे। आदत की बात सुनकर निधि की आंखों में हल्की नमी आ गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा यह भी कोई कहने की बात है। आयुष ने उन दोनों के पास आकर दोनों को एक साथ अपनी बाहों में भरते हुए कहा तो चलो मस्ती टाइम स्टार्ट करते हैं। आयुष और निधि की बात सुनकर आदत ने कहा एक काम करते हैं, पहले हम घर चले जाते हैं और फ्रेश होकर ब्यूटीफुल से ड्रेस पहन कर आते हैं, आज हम क्लब चलेंगे, बाहर घूमने के लिए चलेंगे, मार्केट चलेंगे, सब जगह चलेंगे क्योंकि पता नहीं इसके बाद हम लंदन कब आएंगे। आदत की बात सुनकर निधि ने कहा ठीक है मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलती हूँ, क्या आया दीदी तेरे साथ इंडिया आने वाली है या फिर वह यहीं रुकने वाली है।
निधि के सवाल पर आदत ने कहा नहीं, वह कुछ दिन बाद वापस आने वाली है, वह भी हमेशा के लिए, फिर हम सब एक साथ मिलकर मस्ती करेंगे। आदत की बात सुनकर निधि ने कहा ठीक है चलो। कुछ ही देर बाद आदत और निधि दोनों आदत के घर पहुंच चुके थे। वही आयुष भी अपने घर रेडी होने के लिए चला गया था। दूसरी तरफ इंडिया में युवराज इस वक्त दो लोगों के सामने बैठा हुआ था। उसने गुस्से से कहा मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। हो सकता है कि मैं तुम्हें आसान मौत दूं, पर अगर तुम दोनों ने कुछ भी झूठ बोला तो तुम्हारी मौत इतनी दर्दनाक होगी, तुम दोनों अपने पैदा होने पर भी अफसोस मनाओगे। युवराज ने बेहद डरावनी आवाज में अपने सामने बैठे दोनों लोगों से यह बात कही। उसकी बात सुनकर दोनों आदमियों के माथे से लेकर उनकी पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। उनमें से एक ने अपनी काफी आवाज में कहा हम आपको सब कुछ बता देंगे, हमें उसका नाम नहीं पता, बस इतना पता है कि जिसने आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट किया था उससे लड़की का कनेक्शन कपूर परिवार के साथ है, कपूर परिवारों से बचने की कोशिश कर रहा है। अपने सामने बैठे इंसान की बात सुनकर युवराज के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसने बेहद डरावनी आवाज में कहा कौन सा कपूर परिवार। युवराज की आवाज सुनकर उसके बगल में बैठे दूसरे आदमी ने घबराते हुए कहा आदित्य कपूर की फैमिली। आदित्य कपूर का नाम सुनते ही युवराज की आंखों में अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। आदित्य को शांत देखकर दूसरे आदमी ने कहा हम कसम खाकर कहते हैं इस बार हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, पिछले 5 साल से आदित्य कपूर कातिल को बचाने की कोशिश कर रहा है। सामने बैठे आदमी की बात सुनकर युवराज ने झटके से उसकी गर्दन दबाते हुए कहा अगर तुमने अभी झूठ कहा होगा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। युवराज की आंखें इस वक्त खून की तरह लाल हो गई थी। युवराज को इस तरह से बताव करते हुए देखकर दूसरे आदमी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा। हमें नहीं पता कि आदित्य कपूर क्यों कातिल को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर इस बारे में आपके दादाजी भी सब कुछ जानते हैं। दूसरे आदमी की बात सुनकर युवराज ने झटके से पहले वाले की गर्दन छोड़ दी और अपने बाल खींचने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी मां और उसके पापा का खून से लथपथ चेहरा घूम रहा था। साथ ही उसके कानों में एक और बात गूंज रही थी, जिसने एक्सीडेंट किया था उसकी उम्र 15 साल थी, ना चाहते हुए भी, और आज के दिमाग में आदत का नाम चल रहा था। उसने खुद से कहा नहीं मेरी लिटिल रैबिट ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। कहते हुए युवराज ने चिल्लाते हुए कहा निखिल। युवराज के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर युवराज का असिस्टेंट निखिल जो कि बाहर ही था वह दौड़ता हुआ अंदर आ गया। उसके पीछे ही बॉडीगार्ड भी अंदर आ गए। युवराज ने चिल्लाते हुए कहा इन दोनों को टॉर्चर रूम में लेकर जाओ और इन्हें तब तक टॉर्चर करो जब तक ये सच है अपने मुंह से ना निकले। युवराज की बात सुनकर निखिल ने अपना सर हिलाया और बॉडीगार्ड की तरफ देखा तो बॉडीगार्ड उन दोनों आदमियों को घसीटते हुए वहां से लेकर चले गए। युवराज अभी भी अपने बाल खींच रहा था, उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही पागलपन नजर आ रहा था। युवराज को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर निखिल ने कुछ कहने की कोशिश की, पर कुछ सोचकर वह चुप हो गया। उसने युवराज की तरफ देखते हुए कहा डॉक्टर ने आपको हॉस्पिटल बुलाया है, विशंभर सर की कंडीशन को लेकर वह आपको कुछ बताना चाहते हैं। अपने दादाजी की कंडीशन के बारे में सुनकर युवराज ने अपनी आंखों को मजबूती से बंद किया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने जैसे तैसे खुद को शांत कर लिया था। उसने गहरी सांस ली और तेज कदमों से वहां से निकल गया। निखिल भी युवराज के पीछे पीछे वहां से चला गया। कुछ ही देर में युवराज अस्पताल पहुंच चुका था और डॉक्टर के केबिन में उनके सामने बैठा हुआ था। युवराज इस वक्त भले ही शांत लग रहा था, पर यह तूफान के आने के पहले की शांति थी जो कि माहौल को और भी ज्यादा गंभीर और डरावना बना रही थी। युवराज इस वक्त टेबल पर घूमते हुए कुछ सोच रहा था, तभी डॉक्टर ने एक फाइल के पन्ने पलटे हुए कहा मिस्टर लूथरा आपके दादाजी की कंडीशन पहले के मुकाबले काफ़ी ठीक है, पर हम यह नहीं बता सकते कि उन्हें होश कब आएगा। वह टेम्पररी कोमा में है, अगर उन्हें ठीक से इलाज मिलता रहा और उन्होंने अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया तो वह जल्दी रिकवर कर लेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज ने अपना चेहरा ऊपर उठकर डॉक्टर की तरफ देखकर भी हद डरावनी आवाज में कहा कुछ भी करना पड़े कीजिए, पर मुझे मेरे दादाजी सही सलामत चाहिए, वरना आप सही सलामत नहीं रहेगी। कहते हुए युवराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बिना डॉक्टर की बात सुन वहां से तेज कदमों से निकल गया। वही डॉक्टर तो बस डरी हुई नजरों से बाहर जाते हुए युवराज को देखने लगी। युवराज हॉस्पिटल से अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गया। उसने अपने पीछे आने वाले बॉडीगार्ड को भी साफ साफ कह दिया था कि अगर वह उसके पीछे आए तो वह उनकी जान ले लेगा। युवराज इस वक्त मुंबई की सड़कों पर बिना कुछ सोचे समझे तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार आदत का खूबसूरत सा चेहरा, आदत और उसके बीच में बीते हुए खूबसूरत पल घूम रहे थे। दूसरी तरफ उसके कानों में कुछ दिन पहले उसके स्पेशल आदमी की बात घूम रही थी, जिस किसी ने बड़े सर और बड़ी मैडम का एक्सीडेंट किया है। वह बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करने वाली है और वह सिर्फ उसे वक्त पर 15 साल की थी। साथ में युवराज की आंखों के सामने आदत की उम्र घूम रही थी 21 साल। युवराज इस वक्त कुछ भी सोच नहीं समझने की कंडीशन में ही था, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ आदत इस वक्त अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी। उसने खुद को फ्लाइंग किस देते हुए कहा हम कितने खूबसूरत हैं। कहते हुए उसका हाथ साइड में रखी हुई फाउंडेशन की बोतल पर लग गया और वह बोतल टूटकर नीचे गिर गई। अचानक से कुछ टूटने की वजह से आदत ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया तो वह कांच की बोतल टूट चुकी थी और कांच चारों तरफ फैल चुके थे। आदत ने घबराते हुए कहा ये क्या हुआ। इतना कहकर वह नीचे झुकी, तभी उसके हाथ में हल्का सा कट लग गया। आदत ने अपनी उंगली की तरफ देखा तो उसकी उंगली से खून निकल रहा था।
वहीं दूसरी तरफ युवराज लगातार गाड़ी रास्ते दौड़ा। उसने खुद से कहा, नहीं मेरी लिटिल रैबिट ऐसा कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ, या फिर कोई और हो सकती है जिसे आदित्य कपूर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्यों आज खुद को ही समझ रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान ड्राइविंग पर बिल्कुल भी नहीं था। पर तभी उसके कानों में बीप बीप आवाज सुनाई दी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो एक ट्रक तेज रफ्तार से उसी की तरफ आ रहा था। इससे पहले युवराज खुद को संभाल पाता, उसकी गाड़ी की टक्कर ट्रक से हो चुकी थी। टक्कर होते ही और आज के मुंह से धीरे से निकला, लिटिल रैबिट। एपिसोड 67। आदत अपने रूम में घबराते हुए अपनी उंगली को देख रही थी। उसकी उंगली कट चुकी थी और उसकी उंगली से खून निकल रहा था। आदत ने घबराते हुए अपने सीने पर हाथ रख, उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हो रहा था। आदत के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने घबराते हुए कहा, हम ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ बुरा हुआ है। आदत घबराते हुए खुद से बात कर ही रही थी कि तभी रूम का दरवाजा खोलकर निधि अंदर आए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आदत कितना और वक्त लगेगा। कहते हुए निधि चुप हो गई। उसका ध्यान आदत पर गया जो कि जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसकी उंगली से खून निकल रहा था। निधि दौड़ते हुए आदत के पास आकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने आदत के छोटे से चेहरे की तरफ देखा। आदत लगातार रोते हुए कुछ बोल रही थी। निधि ने घबराकर उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, आदत क्या हुआ, तुझे देखा तेरी उंगली कट चुकी है। कहते हुए निधि ने आदत की उंगली को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके खून को रोकने के लिए उसने उसकी उंगली को मजबूती से दबा दिया। तभी आदत के मुंह से एक आह। निधि ने डरते हुए कहा, तुझे हुआ क्या है, तू इस तरह से क्यों रो रही है। निधि की बात सुनकर आदत ने उसे आंसू भरी आंखों से देखा और अगले ही पाल आदत निधि के गले से लग गई। उसने निधि को मजबूती से गले लगाते हुए कहा, निधि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमें बहुत खराब लग रहा है, हमें बेचैनी हो रही है, कुछ तो गलत हुआ है। कहते हुए आदत फूटकर रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखाकर निधि ने उसकी पीठ पर हाथ से थपकी देते हुए कहा, आदत शांत हो जाओ, कुछ गलत नहीं हुआ है, शांति हो जा, बच्चा क्यों रो रही है। निधि के काफी समझाने के बाद भी आदत शांत होने को तैयार नहीं थी। ज्यादा रोने की वजह से आप आदत की सांसें अटकने लगी थी। आदत को इतना रोता हुआ देखकर निधि ने घबराकर जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर आयुष का नंबर डायल कर दिया। आयुष जो कि मेंशन के बाहर अभी अभी पहुंचा था, उसने मुस्कुराते हुए कॉल उठाया और कहा, तुम दोनों जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूं। आयुष की आवाज़ सुनकर निधि ने घबराते हुए कहा, तुम जल्दी से ऊपर आदत के रूम में आ जाओ, वह ठीक नहीं है। निधि की ऐसी आवाज़ सुनकर आयुष ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ। कहते हुए वह दौड़ता हुआ मेंशन के अंदर जाकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। मेंशन के बॉडीगार्ड ने भी उसे नहीं रोका क्योंकि सब लोग आयुष को पहचानते थे। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आयुष सीधा आदत के रूम में आ गया। उसने जब आदत को इस तरह से रोते हुए देखा वह भी परेशान हो गया। उसने निधि और आदत के पास आकर आदत को अपने सीने से लगाते हुए कहा, आदत क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो। आयुष की बात सुनकर निधि ने रोते हुए कहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अजीब सी बेचैनी हो रही है, कुछ तो गलत हुआ है। आदत की बात सुनकर आयुष ने उसे शांत करते हुए कहा, पहले तुम शांत हो जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। अगर तुम इस तरह से रोती रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज आदत खुद को शांत करो। आयुष और निधि ने जैसे तैसे उसे शांत किया। आयुष ने आदत को गोद में उठाकर बैठकर उठा दिया और उसे अपने हाथों से पानी पिलाने लगा। आदत भी चुपचाप पानी पीते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी जो कि आज जैसे रुकने को तैयार ही नहीं थे। आदत की ऐसी हालत देखकर निधि ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर आयत का नंबर डायल कर दिया। उसे यकीन था कि आयत आदत को जरूर शांत कर पाएगी। 2 से 3 रिंग जाने के बाद भी आयत ने कॉल नहीं उठाया। आखिर में जब कॉल कट करने ही वाला था तो आयत ने कॉल उठाया। निधि ने घबराते हुए कहा, आया दीदी कहाँ है आप, आदत की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, वह लगातार रो रही है, प्लीज़ आप जल्दी घर आ जाए। निधि ने एक ही साथ में अपनी सारी बात आयत के सामने रख दी। आयत जो कि इस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसे युवराज के एक्सीडेंट की न्यूज़ मिल गई थी। असल में यह बात कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहा गया था। ऑफिस में यह बात सिर्फ लोगों को ही पता था और लेट नाइट तक ऑफिस में काम करने की वजह से यह बात आयत को पता चल गई थी। युवराज के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर आयत इस वक्त खुद को काफ़ी कमज़ोर और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। वह जल्दी से जल्दी युवराज के पास जाना चाहती थी पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। और अब निधि की बात सुनकर उसने कमज़ोर और डरी हुई आवाज़ में कहा, क्या हुआ है आदत को। आयत की ऐसी आवाज़ सुनकर निधि ने कहा, दीदी आपको क्या हुआ है, आपकी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है। कहते हुए निधि ने मोबाइल स्पीकर पर रख दिया और आदत के सर पर हाथ फेरने लगी। आदत अभी भी रो रही थी। आयत ने ऑफिस के बाहर निकलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मेरे बॉस का एक्सीडेंट हुआ है, वही सुनकर मैं थोड़ी हैरान और परेशान हूँ, मैं अभी घर आ रही हूँ, तब तक तुम आदत का ध्यान रखो। आयत की बात सुनते ही आदत है जो कि रो रही थी, अचानक से उसकी आंखों के सामने युवराज का चेहरा घूमने लगा। उसने खुद से कहा, दीदी के बॉस तो हैंडसम डेविल है, मतलब उनका। सोचते हुए आयत ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, हमारे हैंडसम डेविल को कुछ नहीं हो सकता। आदत को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर आयुष ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, आदत क्या हुआ। आयुष की बात सुनकर आदत ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, छोड़ो, हमें हमारे हैंडसम डेविल के पास जाना है, वह ठीक नहीं है, उन्हें हमारी ज़रूरत है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें दर्द हो रहा होगा, हमें उनके पास जाना है। आदत हाइपर होते हुए आयुष को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी।
दूसरी तरफ आयात भी खुद को संभाल कर घर जाने के लिए निकल चुकी थी। उसने युवराज के बारे में और भी कुछ पता करने की कोशिश की, पर उसे सिवाय इस बात के कि युवराज इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है कुछ भी पता नहीं चला। वह अपने आंसू संभालते हुए कुछ ही देर में मेंशन में पहुंच चुकी थी। वह दौड़ते हुए ऊपर आदत के रूम में आई तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। अंदर इस वक्त आदत लगातार पैनिक करते हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी और आयुष निधि उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। आयत दौड़ते हुए आकर सीधा आदत के पास बैठ गई। उसने आदत का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, बच्चा मेरी तरफ देखो, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। आयत घबराते हुए आदत से एक ही सवाल पूछ रही थी। आदत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दीदी हमें हमारे हैंडसम डेविल के पास जाना है, हमें हमारे हैंडसम डेविल के पास जाना है। आदत के मुंह से हैंडसम डेविल सुनकर आयात में हैरानी से कहा, ये कौन है। आदत काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, पर सबसे पहले उसके लिए उसकी बहन की तबीयत इंपॉर्टेंट थी। उसने आदत को अपने सीने से लगाकर शांत करते हुए कहा, बच्चा शांत हो जा, मैं आ गई हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आदत जो कि अब तक आधी बेहोशी की हालत में जा चुकी थी, उसने अपनी बंद होती आंखों से आयात की तरफ देखते हो कहा, हमारे हैंडसम डेविल को हमारी ज़रूरत है। कहते हुए वह निहाल होकर आयत के ऊपर गिर गई। आदत को बेहोश होकर गिरते हुए देखकर निधि आयुष एक साथ चिल्लाए। आदत वही आयत भी घबरा गई। उन तीनों ने आदत को बेड पर लिटाया और डॉक्टर को कॉल कर दिया। वही आयत आंसू भरी आंखों से अपनी नाजुक से बहन को देखने लगी। उसने निधि और आयुष की तरफ देखते हुए कहा, कौन है हैंडसम डेविल और किसके बारे में बात कर रही थी आदत। आयत का सवाल सुनकर निधि ने आयत की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको नहीं पता उसके हैंडसम डेविल के बारे में। निधि काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी क्योंकि जहां तक उसे पता था आदत अपनी सारी बातें आयत के साथ शेयर करती थी। निधि का सवाल सुनकर आया अपनी इरिटेट होते हुए कहा, मुझे नहीं पता इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आयत को इरिटेट होते हुए देखकर आदत कुछ खाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर उन्हें डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर को देखते ही निधि आयुष और आयत तीनों ने चैन की सांस ली। डॉक्टर ने अंदर जाकर आदत को चेक किया और उसे कुछ इंजेक्शन देने के बाद आयत की तरफ देखते हुए कहा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और रोने की वजह से यह बेहोश हो गई है, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ देर बाद होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर आयत ने चैन की सांस ली और आदत के बगल में बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। वह अपनी नाजुक से बहन का मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख पा रही थी, उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। वही आयुष और निधि का चेहरा भी इस वक्त उतरा हुआ था। आज उन तीनों ने साथ में कितनी मस्ती करने का प्लान बनाया था, पर सब कुछ चौपट हो गया। आयत ने पलटकर निधि और आयुष की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों घर चले जाओ, मैं आदत का ध्यान रख लूंगी। आयत की बात पर निधि ने कहा, पर दीदी। निधि आगे कुछ कहती इससे पहले ही आयत ने कहा, मैंने जो कहा वह करो, तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। आखिर में रात की बात मानकर निधि और आयुष दोनों वहां से अपने घर के लिए निकल गए। वही आयत आदत के माथे पर हाथ फेरते हुए उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद से कहा, आखिरी हैंडसम डेविल कौन है जिसके लिए तुम इतना रो रही थी। सोचते हुए वह भी आदत के बगल में लेट गई। इंडिया सिटी हॉस्पिटल अस्पताल के थर्ड फ्लोर पर इस वक्त भगदड़ मची हुई थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही थे ग्रेट बिजनेस टाइकून युवराज लूथरा को यहां पर लाया गया था। एक्सीडेंट की वजह से उनके माथे पर गहरी चोट लगी थी और इस वक्त इमरजेंसी वार्ड में उनका ऑपरेशन चल रहा था। बाहर निखिल और उसके बॉडीगार्ड्स अपने बॉस की सलामती की दुआ मांग रहे थे। निखिल ने खुद से कहा, बॉस आप ठीक हो जाए, आप इस तरह से खुद को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं। निखिल को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने युवराज की बात मानकर उसे अकेला छोड़ दिया। अगर उसने युवराज की बात न मानी होती तो शायद युवराज इस वक्त इस कंडीशन में नहीं होता। निखिल इस सब में कहीं ना कहीं खुद को ही दोषी समझ रहा था। वह भी यह सब सो ही रहा था कि तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खोलकर डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही निखिल दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास आया। उसने घबराते हुए कहा, डॉक्टर अब सर की तबीयत कैसी है। निखिल की तरफ देखा का डॉक्टर ने अपना सर्जिकल मास्क रिमूव करते हुए कहा, फिलहाल उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं बता सकते। उनके लिए 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है, उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, इसलिए हम अभी भी उन्हें खून चढ़ा रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर निखिल ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। कहते हुए निखिल ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मिस्टर शर्मा आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर हूं और रेफर है कि मैं अपने पेशेंट की जान बचाने की तब तक कोशिश करूं जब तक मुझे कुछ बन पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, वह ठीक हो जाएंगे। कहते हुए डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद निखिल ने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट कर दी क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर था कि युवराज की कंडीशन के बारे में जाने के बाद उसके बिजनेस राइवल्स उस पर अटैक करने की या उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे और निखिल इस वक्त कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। इमरजेंसी वार्ड के अंदर युवराज इस वक्त मशीनों के बीच में लेटा हुआ था। बेहोशी में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अचानक से उसकी आंखों के सामने आदत के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हे और उसके बाद ये पॉसिबिलिटी कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट करने वाली लड़की कोई और नहीं आदत है। सब कुछ घूमने लगा। इसके साथ उसकी हार्ट बीट तेज हो गई जिस वजह से मशीनों से काफ़ी तेजी की आवाज़ बाहर तक आने लगी। मशीनों की आवाज़ सुनकर डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए अंदर भागे। वही और सभी बॉडीगार्ड की हालत और ज़्यादा खराब हो गई।
दूसरी तरफ लंदन में आधी रात को आधी बेहोशी की हालत में आदत के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वह नींद में कुछ बोलने लगी। उसने कहा, आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको हमारे लिए ठीक होना होगा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आदत नींद में ही बड़बड़ कर रही थी। आयत भी उसके बगल में ही सोई हुई थी। तभी अचानक से आदत नींद में जोर से हैंडसम डेविल कहकर उठकर बैठ गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। आदत के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आयत की नींद भी टूट गई और वह भी घबराकर उठकर बैठ गई। उसने घबराते हुए कहा, आदत क्या हुआ? कहते हुए आयत आदत को देखने लगी, पर आदत तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। उसने बेड से उतरने की कोशिश करते हुए कहा, हमें हमारे हैंडसम डेविल के पास जाना है, उन्हें हमारी ज़रूरत है। कहते हुए आदत आयत को खुद से दूर धक्का देने लगी, पर आयत ने उसे मजबूती से अपने पास खींचकर चिल्लाते हुए कहा, आदत शांत हो जाओ। एपिसोड 68। आयत के इस तरह से चिल्लाने से आदत अचानक से शांत हो गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर आंसू भरी आंखों से आयत की तरफ देखा तो आयत ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बच्चा क्या हुआ है तुझे? अपनी दीदी को बता, प्लीज़ रोना बंद कर, मैं तुझे इस तरह से नहीं देख सकती। आयत की बात सुनकर आदत ने उसे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आयु दीदी, हमारे डेविल, उनका एक्सीडेंट हो गया है, हमें उनके पास जाना है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। आदत की बात सुनकर आयत ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, किसकी बात कर रही हो तुम? आयत का सवाल सुनकर आदत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, युवराज लूथरा, वह हमारे हैंडसम डेविल है, उन्होंने हमसे कहा था कि वह वापस आ जाएंगे, पर उनका एक्सीडेंट हो गया ना, हमें उनके पास जाना है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। आदत के मुंह से युवराज नाम सुनकर और आदत को युवराज के लिए इस तरह से रोते हुए देखकर आयत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, तुम युवराज लूथरा को कैसे जानती हो? आयत ने बेहद मुश्किल से यह सवाल आदत से पूछा। आदत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर आयत की तरफ देखते हुए कहा, वह हम उनसे प्यार करते हैं। आदत की बात सुनते ही आयत के कदम लड़खड़ा गए। वह नीचे गिरने ही वाली थी, पर उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। उसकी आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी आदत ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, दीदी, आप हमें उनके पास लेकर चलेंगे ना? हमारे हैंडसम डेविल बहुत तकलीफ में होंगे, हमें दर्द हो रहा है, हमें उनके पास जाना है। आदत की बात सुनकर आयत ने अपनी बहन के छोटे से चेहरे की तरफ देखा, जो कि रोने की वजह से लाल हो गया था। आयत ने खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया और चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ठीक है, हम कल ही इंडिया चैलेंज, पर उसके लिए पहले तुम्हें सोना होगा, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तुम मेरी बात मानेगी तभी मैं तुम्हें कल इंडिया लेकर चलूंगी। आयत की बात सुनकर आदत ने खुशी से कहा, सच में? आयत ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया और आदत को बेड पर लिटाकर उसके सर पर हाथ फेरकर उसे सुलाने लगी। कुछ ही देर में ज्यादा रन की वजह से आदत जल्दी नींद की आगोश में चली गई, पर आयत की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने अपनी बहन के मासूम से चेहरे की तरफ देखकर उसके माथे पर किस किया और बालकनी में आकर खड़ी होकर ठंडी हवाओं को महसूस करने लगी। आयत के चेहरे पर इस वक्त दर्द नजर आ रहा था। उसने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चंदू मामा, जब पहली मोहब्बत मुकम्मल ही नहीं करनी थी तो मोहब्बत कराई क्यों? मैं कितनी ज़्यादा हट हो रही हूँ को पता भी है? आयत ने चांद की तरफ देखकर शिकायत करते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर उसने मुंह बनाते हुए, बहन का ध्यान कैसे रखेगा? मेरी बहन तो कितने क्यूट है और वह कितना खड़ूस, उसे तो मैं सबक सिखा देता, पर मेरी बहन भी दोस्त जंगली इंसान के प्यार में पड़ गई। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो अपने बेस्ट ऑप्शन बनाया होगा, मुझे पूरा यकीन है, आखिर में सबसे ग्रेट जो हूँ। आयत ने खुद से ही बात करते हुए कहा। काफ़ी देर तक वह इसी तरह से बालकनी में खड़ी रही। आखिर में खुद को शांत करके आयत आदत के बगल में आकर उसे अपनी मजबूत बाहों में पकड़कर लेट गई। अगली सुबह उठते ही आदत आयत के पीछे पड़ गई। आयत ने इमरजेंसी फ़्लाइट बुक कर दी थी और इस वक्त दोनों एयरपोर्ट पर मौजूद थी। उनकी फ़्लाइट इंडिया के लिए जाने में अभी 1 घंटे का वक्त था। तभी एयरपोर्ट के बाहर निधि और आयुष दोनों आकर रुके। दोनों दौड़ते हुए अंदर आ गए तो उन्हें आदत और आयत नजर आए। आदत को देखते ही निधि ने उसे मजबूती से गले लगाकर रोते हुए कहा, तू जा रही है? आदत ने भी उसे पकड़ते हुए कहा, पर हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे और अगर हम नहीं आए तो तुमको आना पड़ेगा। आयुष ने भी उन दोनों को गले लगाते हुए कहा, अब रोना धोना बंद करो, इस तरह से रोटी रोटी नहीं जाते। आयुष की बात सुनकर उन दोनों ने अपने आंसू साफ किया। आयत मुस्कुराते हुए उन तीनों को देख रही थी। निधि ने आयत को गले लगाते हुए कहा, मिस यू दीदी। आयत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना, अभी आंसू बहाना बंद करो, बिकॉज आई डोंट लाइक टीयर्स। आयत ने यह बात इतनी ड्रामेटिक तरीके से कही थी कि सब लोग हंसने लगे, पर आदत के चेहरे की परेशानी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे तो जितनी जल्दी हो सके अपने हैंडसम डेविल के पास जाना था। आदत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आयत ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, कुछ नहीं होगा उसे। आयत की बात पर आदत ने बस एक छोटी सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, उन्हें हम कुछ होने भी नहीं देंगे। कुछ देर में आयत और आदत दोनों इंडिया के लिए उड़ान भर चुकी थी। फ्लाइट में भी आदत एक पल के लिए भी सुकून से नहीं बैठ पाई। उसे तो बस युवराज के पास जाना था। आदत के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आयत ने खुद से कहा, शायद मुझे जो हुआ था वह अट्रैक्शन था, इश्क तो मेरी छोटी सी बहन को हो गया है। सोचकर उसने आदत को अपने गले से लगाते हुए कहा, टेंशन क्यों ले रही है, सब कुछ ठीक होगा, तू आराम कर थोड़ी देर।
आयत के काफ़ी समझाने के बाद आदत ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली बार जब उसकी आंखें खोली तो वह लोग इंडिया पहुंच चुके थे। आय अपने आदत का हाथ पकड़ लिया और दोनों एयरपोर्ट से बाहर आ गई। बाहर आकर आदत ने कहा, पहले हमें हमारे हैंडसम डेविल से मिलने के लिए जाना है। आदत की बात सुनकर आय आपने कहा, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताया कि हम इंडिया आ चुके हैं। हम टैक्सी से हॉस्पिटल जाएंगे, मैंने हॉस्पिटल का नाम पता कर लिया है। आयत की बात सुनकर आदत ने कहा, थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो दीदी। आदत की बात सुनकर आयत ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो और चुपचाप चलो। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने रिसेप्शन एरिया पर पता करने की कोशिश की कि युवराज कौन से वार्ड में है, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। युवराज के बारे में यहाँ पर किसी को भी बात करने से मना किया गया था। काफ़ी पता करने के बाद भी उन्हें यही पता चला कि अस्पताल में युवराज लूथरा नाम का कोई पेशेंट नहीं है। आदत अब रोने लगी थी। अपनी बहन को इस तरह से रोते हुए देखकर आयत ने गुस्से से कहा, इसकी माँ की आंख। उसने अपने मन ही मन कुछ सोचा और फिर निखिल का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से 3 रंग के बाद निखिल ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। निखिल की बात सुनते ही आयत ने कहा, हेलो सर, मैं आयत माथुर बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं इंडिया आई थी, इसलिए मैं सर से मिलना चाहती थी। क्या प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि सर इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में के कौन से वार्ड में एडमिट है। आयत की बात सुनकर दूसरी तरफ से निखिल ने कुछ देर तक कुछ सोचते हुए कहा, सिटी हॉस्पिटल 3rd फ्लोर। निखिल की बात सुनते ही आयत ने कहा, थैंक यू सो मच। इतना कहकर उसने कॉल कट किया और आदत का हाथ पकड़कर तेजी से लेफ्ट में चली गई। आदत ने कहा, सच में हमारे हैंडसम डेविल वहां पर है ना दीदी। आयत का सवाल सुनकर आदत ने कहा, डोंट वरी, मैं उनके असिस्टेंट को ही कॉल किया था और मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझे तो झूठ नहीं बोलेगा। कुछ ही देर में वह लोग 3rd फ्लोर पर पहुंच चुके थे। आदत अभी भी रो रही थी और आयत बार बार उसे चुप करने की कोशिश कर रही थी। आयत ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेकर चली जाऊंगी। आयत की धमकी सुनकर आदत चुप हो गई। दोनों 3rd फ्लोर पर जैसी ही आई, वहां की सिक्योरिटी देखकर उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पूरे 3rd फ्लोर पर कई सारे बॉडीगार्ड्स अपने हाथ में लोग डेट राइफल्स लेकर खड़े थे। आयत को देखते ही और उन्होंने उसे पहचान लिया, क्योंकि आयत युवराज की सेक्रेटरी थी और यह सारे स्पेशल ट्रेन बॉडीगार्ड थे जो कि लंदन से युवराज के साथ आए थे। आयत ने आदत की तरफ देखा और उसे खींचते हुए एक वार्ड के सामने आकर खड़ी हो गई, जहां पर उसे निखिल नजर आया। निखिल ने जैसे ही आयत की तरफ देखा, उसने कुछ पूछने की कोशिश की। तभी उसका ध्यान आयत के बगल में खड़ी आदत पर गया। आदत को देखते ही निखिल ने उसे पहचान लिया। उसने खुद से कहा, ये तो जिसके पीछे बॉस पागल हो चुके हैं, पर यह जहां पर क्या कर रही हो और आयत माथुर के साथ कैसे। निखिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब तक आयत आदत को लेकर निखिल के सामने आकर खड़ी हो गई। निखिल आयत से कुछ पूछता है, इससे पहले ही आदत ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हमारे हैंडसम डेविल कैसे हैं, हमें उनके पास जाना है। क्या वह होश में आ गए, क्या उन्होंने हमें याद किया, क्या उन्हें दर्द हो रहा है, क्या डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दी। आदत लगातार रोते हुए निखिल से सवाल पूछ रही थी। वही निखिल तो बस आयत की सुजी हुई आंखों को और उसकी आवाज़ को सुन रहा था। रोने की वजह से उसका गला भी हल्का बैठ गया था। निखिल ने जब कुछ नहीं कहा तो आदत ने गुस्से से उसके बाल खींचते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या। अचानक से आदत के बाल खींचने की वजह से निखिल ने हैरानी से आदत की तरफ देखा और फिर खुद को संभालते हुए कहा, बॉस इस वक्त बेहोश है, अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। निखिल की बात पर आयत ने कहा, पर उनका एक्सीडेंट हुआ कैसे था और उनकी कंडीशन कैसी है। अब आयत का सवाल सुनकर निखिल ने आदत की तरफ देखा और कहा, फिलहाल अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कुछ देर बाद होश आ जाएगा, अब वह ठीक है। निखिल की बात सुनकर आदत ने कहा, हमें उनसे मिलना है। निखिल ने हैरानी से आदत की तरफ देखते हुए कहा, आप इस वक्त उनसे नहीं मिल सकती। निखिल ने इतना कहा ही था कि आदत में गुस्से से कहा, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, चुपचाप अपने अंदर जाने दो, वरना जब हमारे हैंडसम डेविल को होश आ जाएगा ना, हम उनसे कहकर तुम्हें पेड़ पर उल्टा लटकने के लिए कहेंगे, फिर लटकते रहना चमगादड़ की तरह। अभी भी मौका है, चुपचाप हमारी बात मानकर हमें अंदर जाने दो, आदत ने निखिल को धमकी देते हुए कहा। आदत की धमकी सुनकर निखिल डर गया, क्योंकि वह जानता था कि आदत सच में ऐसा कर भी सकती है। वही आयत तो अपनी क्यूट सी बहन को देख रही थी, जो कि इस वक्त बिल्कुल युवराज की वाइफ की तरह निखिल पर ऑर्डर चला रही थी। निखिल ने आखिर में, घबराते हो कहाँ, ठीक है आप अंदर चली जाए। निखिल की बात सुनते ही आदत ने जल्दी से वार्ड का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने देखा युवराज बेड पर भी जानता लेटा हुआ था। उसके आसपास कई सारी मशीन लगी हुई थी। युवराज को इस कंडीशन में देखकर आदत की आंखों से पानी की तरह आंसू निकलने लगे। वह धीमे कदमों से चलती हुई युवराज के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी, ताकि उसकी आवाज़ वहां पर किसी को सुनाई ना दे। वही वार्ड के बाहर से आयत दरवाजे पर लगे हुए कांच से अंदर का नज़ारा देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखें भी हल्की नम थी। आखिर वह ज़्यादा देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और तेज कदमों से वहां से पलट कर जाने लगी। वह कुछ दूर तक गई ही थी कि तभी उसका सर किसी के मजबूत सीने से जोर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आयत ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, अबे अंधा है क्या। आयत की बातें सुनते ही जिस इंसान से उसका सा टकराया था, उसने गुस्से से कहा, एक तो खुद आकर मुझसे टक्कर मारी और बोल रही हो कि मैं अंधा हूं, खुद को समझती क्या हो तुम। इस आवाज़ को सुनकर आयत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने एक हैंडसम नौजवान खड़ा था, जो कि उसे गुस्से से घर रहा था। आयत ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, अबे ओए फटे हुए ढोल, ज़्यादा मत बोल।
आयत की बात सुनकर उसके सामने खड़े इंसान ने गुस्से से कहा, गवार औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फटा हुआ ढोल कहने की। सामने खड़े इंसान के मुंह से खुद के लिए गवार औरत सुनकर आयत की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। उसने आगे बढ़ाकर उस इंसान की कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, अब तुझे मैं कहाँ से औरत दिखाई देता हूँ, तुझे दिखता नहीं इतनी हॉट और ब्यूटीफुल लड़की सामने खड़ी है। आयत के कॉलर पकड़ने की वजह से उस इंसान ने गुस्से से आयत की तरफ देखा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हॉट और ब्यूटीफुल लड़की, वह भी तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे 10-20 बच्चों की माँ हो, बुढ़िया लगती हो बुढ़िया। खुद के लिए बढ़िया सुनकर आयत का दिमाग जैसे पूरी तरह से खराब हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं कहते हुए आयत नहीं गुस्से से उसे अपने और करीब खींचा और कुछ करने ही वाली थी कि उसे लड़के ने उस कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, अब अगर यही सब मैं करता तो डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता और तुम कर रही हो तो क्या कहलाएगा। एपिसोड 69। अचानक से उस लड़के के करीब जाने से आयत ने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखा तो एक पल के लिए उसके हैंडसम चेहरे को देखकर आयत उसके चेहरे में ही खो गई। वही आयत को खुद को देखते हुए देखकर उस लड़के ने एटीट्यूड से कहा, मुझे पता है कि कुंज अग्रवाल कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे जैसी 2-4 बच्चों की माँ मुझे इस तरह से देखें। मेरे स्टैंडर्ड इतने खराब नहीं कि मैं शादीशुदा औरतों पर नज़र डालूं कहते हुए वह लड़का, जो कि कोई और नहीं कुंज था, उसने आयत को खुद से दूर किया और उसे घूरने लगा। दोबारा खुद के लिए 2-4 बच्चों की माँ सुनकर अब आयत गुस्से से पागल हो गई थी। उसने कुंज की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैंने तेरी जान ना ले ली तो मेरा नाम भी आयत माथुर नहीं कहते हुए आयत गुस्से से कुंज को मारने के लिए आगे बढ़ी, पर कुंज आयत से 4 कदम आगे था। उसने आयत के हाथ को मजबूती से पकड़कर उसे उसकी पीठ के पीछे लगाते हुए कहा, मैडम अपने नाजुक हाथों को जरा संभल कर रखिए, ये घर के काम करते हुए अच्छे लगते हैं ना कि किसी का मुंह तोड़ते हुए। कुंज की बात सुनकर और उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर आयत गुस्से से पागल हो रही थी। उसने गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़ दे वरना कसम से आज तेरी लाश यहाँ से जाएगी। आयत की बात सुनकर कुंज ने आयत के गुस्से से लाल चेहरे की तरफ देखा। आयत इस वक्त सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। एक पल के लिए तो कुछ भी उसके चेहरे को देखता रह गया, पर अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, आज तक दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कुंज अग्रवाल को उसकी औकात दिखा सके, और रही बात मेरा खून करने की तो वह तुम सपने में कर लेना, क्योंकि रियल में तुम मुझे टच भी नहीं कर सकती मिस तूफान कहते हुए कुंज ने झटके से आयत का हाथ छोड़ दिया और एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डालकर खड़ा हो गया। कुंज के अचानक से छोड़ने की वजह से आयत नीचे गिरते गिरते बची। उसने जैसे तैसे खुद को संभाल कर गुस्से से कुंज की तरफ देखा तो कुंज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लग टीवी सीरियल की तरह मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हें अपनी बाहों में लेकर बचाऊंगा। कुंज की बात सुनकर आयत ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लंगूर छछूंदर से बात कैसे करनी है, और अगर तुमने मुझे बचा भी लिया होता तो मैं तुम्हें थका देकर नीचे गिरना पसंद करती हूँ। आयत की बात सुनकर कुंज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारे जैसी 200 किलो की लड़की को अगर मैं संभालता तो मैं खुद नीचे गिर जाता, इसलिए मैंने पहले ही अपने कदम पीछे ले लिए। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। कुंज की बातें और उसके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट आयत को गुस्से से पागल कर रही थी। उसने गुस्से से कुंज की तरफ अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी कुंज के कानों में डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर अग्रवाल। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर कुंज, जो कि अब तक मजाकिया मूड में था, उसने पलटकर डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, जी डॉक्टर, क्या रिपोर्ट्स आ गई। कुंज के सवाल पर डॉक्टर ने अपना सर हिलाया। कुंज ने पीछे पलटकर आयत की तरफ देखते हुए कहा, फिलहाल तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वैसे भी तुम्हारे जैसे फालतू लोगों के साथ बर्बाद करने के लिए फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास तो बहुत फालतू टाइम होगा ना, इसलिए बकवास करती फिरती हो कहते हुए कुंज बाहर से डॉक्टर के पीछे चला गया। वहीं आयत गुस्से से जाते हुए कुंज को देखने लगी। उसने खुद से कहा, एक दिन अगर मैं तेरा कर ना फोड़ा तो मेरा नाम भी आयत माथुर नहीं कहते हुए आयत वहां से पैर पटकते हुए निकल गई। वहीं वार्ड के अंदर आदत रोते हुए युवराज को देख रही थी। युवराज अभी भी बेहोश बेजान सा बिस्तर पर पड़ा हुआ था। आदत ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, हैंडसम डेविल, हम पक्का वाला प्रॉमिस करते हैं, हम आपसे कभी लड़ाई नहीं करेंगे। आपने कहा था ना कि हम आपके पास आ जाए, हम आपके पास आ गए। अब आप अपनी आंखें खोलो ना, हम आपको ऐसे नहीं देखना चाहते हैं, आप तो हमारे शैतान ही अच्छे हो, ऐसे आप लेटे हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उठ जाओ ना। काफ़ी देर तक आदत युवराज के पास ही बैठी रही। तभी एक नर्स ने अंदर आते हुए कहा, आप काफ़ी टाइम से पेशेंट के पास बैठी हुई है, इस तरह से उनके पास ज़्यादा टाइम तक रहना उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप बाहर चली जाए। और उसकी बात सुनकर आदत ने गुस्से से कहा, हम बाहर नहीं जाएंगे, ये हमारे हैंडसम डेविल है, हम उनके पास ही रहेंगे। आदत नहीं जिद्दी बच्चे की तरह जिद्दी करते हुए कहा। वह युवराज से बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहती थी। तभी बात का दरवाजा खोलकर आयत अंदर आई। उसने अब तक खुद को संभाल लिया था और मन ही मन डिसाइड भी कर लिया था कि अब युवराज उसके लिए सिर्फ उसका बॉस होगा, और उसकी बहन का प्यार है उसके लिए युवराज से 1000 गुना ज़्यादा जरूरी। आदत थी, आदत के लिए वह युवराज को किया उसके जैसे हजारों लड़कों को छोड़ सकती थी। उसने अंदर आते हुए, आदत अंकल और बाकी सबको पता चल गया है कि हम इंडिया आ चुके हैं, हमें जल्दी से जल्दी कपूर मेंशन होगा वरना वह लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे।
आयत की बात सुनकर आदत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर दीदी हम यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते, हमें हमारे हैंडसम डेविल के पास बैठना है। आदत की बात सुनकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आयत ने उसके पास आकर उसके आंसू साफ करते हुए कहा, बच्चा आप हमारे साथ घर चलो, अगर हम घर नहीं गए तो सबको पता चल जाएगा और इस वक्त हम किसी को भी कुछ भी बताने की कंडीशन में नहीं है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम सबको सब कुछ बता देंगे और तब तक शायद युवराज को भी होश आ जाए, इसलिए प्लीज़ घर चलो। आखिर में आयत के काफ़ी समझाने के बाद आदत वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। आयत ने बाहर आकर निखिल से कुछ बात की और फिर आदत के साथ वहां से निकल गई। आदत अभी भी गाड़ी में गुमसुम चुपचाप बैठी हुई थी। उसे इस तरह से गुमसुम देखकर आयत ने कहा, आदत हम पूरे 5 साल बाद इंडिया वापस आए हैं, तुम 5 साल बाद अयान, अहान, आदित्य, अंकल, चाहत, आंटी सबसे मिलने वाली हो। तुमने सालों से इस दिन का इंतजार किया था, इसलिए तुम्हें इस दिन को खुशी के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे भी अभी युवराज ठीक है, डॉक्टर से मैं बात कर ली थी, अगर सबने तुम्हें इस तरह से उदास देखा तो किसी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सबका मूड खराब हो जाएगा। आयत की बात सुनकर आदत ने अपने आंसू साफ करके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब ठीक है। आयत ने आदत की क्यूट से चेहरे की तरफ देखकर उसके गाल खींचते हुए कहा, मेरी क्यूट सी डार्लिंग बहन के चेहरे पर ऐसी ही मुस्कुराहट चाहिए और तुम टेंशन मत लो, युवराज बिल्कुल ठीक है। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी कपूर मैंशन के प्राइवेट एरिया से इंटर हुई। आदत खिड़की से बाहर सब कुछ देख रही थी, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। उसे बचपन से लेकर 15 साल की उम्र तक की सारी पुरानी यादें याद आ रही थी, किस तरह से आदित्य, अयान, चाहत, आहान और वह पांचों साथ में यहाँ पर मस्ती करते थे। आदत ने खुद से कहा, काश हमने वह गलती ना की होती तो हमें आप सबसे दूर न जाना पड़ता, तो हमें हमारी यह जिंदगी के 5 साल आप सबसे इस तरह से दूर ना बिताने पड़ते। आदत अब ये सब सो रही थी कि गाड़ी मेंशन के सामने आकर रुकी। आदत ने खिड़की से बाहर देखा तो अपने मेंशन को देखकर फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आयत ने पलटकर आदत की तरफ देखा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, हम फाइनली वापस आ गए, अब रोना बंद करो और बाहर चलो, हमेशा लोगों को सरप्राइज देना है। आयत की बात पर आदत ने कहा, पर सबको तो पहले ही पता है ना कि हम वापस आ चुके हैं। आदत की बात सुनकर आयत टेढ़े तरीके से मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर आदत ने कहा, मतलब आपने झूठ बोला? आदत ने नाराजगी जताते हुए कहा। उसकी बात पर आयत में प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, यह बात सिर्फ अंकल को पता चली है और मैं बाकी सबको बताने से मना किया है ताकि हम सबको सरप्राइज दे सके। अच्छा आप जल्दी चलो, मुझे आंटी के चेहरे की खुशी देखनी है जब वह तुम्हें इतने सालों बाद देखेंगे। आखिर मैंने कितने सालों से अपनी ब्यूटीफुल आंटी को अपने आमने सामने नहीं देखा। चलो, कहते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। आदत भी जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसे याद आ रहा था कि किस तरह से 5 साल पहले जब उसका परिवार उसे लंदन छोड़ने के लिए यहाँ से एयरपोर्ट आ रहा था, तब वह पांचों एक साथ किस तरह से गले लगाकर रो रहे थे। उसके दोनों भाई जो कभी नहीं रोते थे, उसे इस तरह से खुद से दूर जाते हुए देखकर उसे दिन उन दोनों की आंखों में भी आंसू थे। आदत नहीं खुद से कहा, हम वापस आ गए अपने घर, अपने परिवार के पास, कहते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। मेंशन के सामने खड़ी बॉडीगार्ड्स ने जैसे ही आदत और आयात को देखा, वह एक झटके में ही दोनों को पहचान गए। 5 साल में उन दोनों के चेहरे में ज्यादा फर्क नहीं आया था, दोनों अभी भी उतनी ही प्यारी दिखती थी जितनी कि पहले। वह सभी आदत के सामने अपना सर झुकने लगे, जिसे देखकर आदत ने अपने मुंह उंगली रखकर सबको शांत रहने के लिए कहा। उसका इशारा देखकर सभी लोग शांत हो गए, बस मुस्कुराते हुए आदत को देखने लगे। आखिर इस मेंशन की जान पूरे 5 साल बाद वापस जो आ चुकी थी। आदत ने आयत की तरफ देखा तो आयत में मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी अंदर चलो क्योंकि फिर मुझे मेरे घर भी जाना है। मॉम डैडी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, मुझे उन्हें भी सरप्राइज देना है, इसलिए जल्दी चलो, कहते हुए आयत लगभग आदत का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लिविंग रूम के दरवाजे के पास आ गई। दोनों की धड़कन है इस वक्त बढ़ी हुई थी। आदत ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कहते हुए उसने डोरबेल प्रेस की। 2 बार डोरबेल प्रेस करने के बाद अंदर से किसी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनते ही आदत की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर सामने देखा तो सामने घर के सबसे पुराने नौकर जगदीश जी थे। उन्होंने जैसे ही आदत की तरफ देखा, वह कुछ पल तक तो उसे देखते ही रह गए। आदत चाहत की कार्बन कॉपी थी, बस उसकी आंखें आदित्य की तरह थी। वह एक पल में ही आदत को पहचान गए। उनकी आंखों से एक आंसू की बूंद उनके गाल पर आ गई। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, आदत भी दिया। आदत ने जल्दी से आगे आकर उन्हें गले लगाते हुए कहा, जगदीश कहाँ कहाँ, कुछ मत बोलिए, हमें मॉम डैडी सबको सरप्राइज देना है। आदत के इस तरह से गले लगाने की वजह से जगदीश जी भी उसके सर पर हाथ फेरने लगे। आदत नहीं जल्दी से उनसे अलग होते हुए कहा, मोम कहाँ है, कहते हुए लिविंग रूम में देखने लगी तो उसे लिविंग रूम पूरा खाली नजर आया, जिसे देखकर उसने जगदीश जी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। जगदीश जी ने आदत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चाहत मैडम इस वक्त अपने रूम में है और अयान बाबा और अहान बाबा दोनों आज किसी काम की वजह से कॉलेज गए हैं। त्रिशा बिटिया भी कॉलेज गई है और आदित्य सर इस वक्त ऑफिस में है। जगदीश जी की बात सुनकर आदत का चेहरा पूरी तरह से लटक गया। उसने कहा, मतलब इस वक्त घर पर सिर्फ मॉम है? आदत का लटका हुआ चेहरा देखकर आयत ने कहा, अरे मेरी जान, तो तू इसमें परेशान क्यों हो रही है? सबसे पहले जाकर मासी को सरप्राइज दे दे, उसके बाद जब रात को बाकी सब आएंगे तो बाकी सबको सरप्राइज दे देना, मासी को बता देना अब जब घर पर कोई नहीं है तो मैं भी घर जा रही हूँ।
आयत की बात पर इस बार आदत ने उसे नहीं रोका क्योंकि उसे भी तो अपने पेरेंट्स से मिलना था। आयत बाद में अपने पेरेंट्स के साथ आने का बोलकर वहां से चली गई। वही आदत ही में कदमों से अपने घर के लिविंग रूम में आकर प्यो लिविंग रूम को देखने लगी। लिविंग रूम में चारों तरफ उसकी बचपन से लेकर 15 साल की उम्र तक की और अभी तक की भी तस्वीर लगी हुई थी जो कि लंदन की थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में युवराज के वार्ड में युवराज इस वक्त अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसे थोड़ी देर पहले ही होश आया था। डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहे थे और वार्ड के बाहर कुंज और निखिल डॉक्टर के बाहर आकर कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखते कुंज ने पूछा, अब यूवी कैसा है, वह ठीक तो है ना? कुंज के सवाल पर डॉक्टर ने कहा, वह बिल्कुल ठीक है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर कुंज तेज कदमों से चलता हुआ वार्ड के अंदर आया। उसने अंदर जाकर देखा तो युवराज बस सीलिंग को देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखें बेहद इमोशनल लिस्ट लग रही थी। कुंज ने लेटे लेटे ही युवराज को गले लगाते हुए कहा, क्यों ऐसी हरकतें करता है? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुझे पता भी है कि मैं कितना डर गया था। कहते हुए उसकी आवाज़ भारी हो गई। कुंज की बात सुनकर युवराज ने शीलिंग को देखकर बेहद इमोशनल लेस आवाज में कहा, जब तक मैं उसकी जिंदगी तबाह नहीं कर देता मुझे कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं। युवराज की आवाज सुनकर कुछ नहीं युवराज की तरफ देखा तो युवराज की आंखों में उसे इस वक्त सिर्फ नफरत नजर आ रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।